अगस्त 2024 में हुए स्टूडेंट रेवोल्यूशन के 18 महीने बाद बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की बहाली अब हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बाहर निकालने के बाद, उनके देश से पलायन करने के बाद बांग्लादेश का यह पहला आम चुनाव था जिसके नतीजे अब बाहर आ चुके हैं। महज 18 महीने पहले याद करिएगा, बांग्लादेश अराजकता की ओर जा रहा था। हसीना के हुक्म पर 1,500 से भी ज्यादा स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को मार गिराया गया था। उस लहूलुहान के बाद सिर्फ 18 महीनों के अंदर अंदर बांग्लादेश ने एक ऑलमोस्ट 100% पीसफुल चुनाव को अंजाम दिया है। यह अपने आप में काबिले तारीफ है। सालों से विपक्ष में रहने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बीएनपी इन चुनाव में बंपर जीत हासिल करती है। 299 में से 210 सीटें जीतती है और बीएनपी ने अब बांग्लादेश के संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर ली है। इसी के साथ साथ पार्टी लीडर तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर पद संभालने की अब तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन चुनाव में बांग्लादेश की आवाम ने सिर्फ नई सरकार को नहीं चुना है, बांग्लादेश के लिए एक नई दिशा पर भी उन्होंने वोट किया है। बांग्लादेश ने जुलाई चार्टर के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर भी रेफरेंडम करवाए इस इलेक्शन के साथ साथ, जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को बहुत हद तक अब बदलने वाली है। उस रेफरेंडम पर भी लोगों ने हां की मोहर लगाई है, जिसे लागू करने की जिम्मेदारी अब नए सरकार पर आन पड़ी है। अगर सही मायने में आप देखें तो 2008 के बाद बांग्लादेश का यह पहला चुनाव था जिसे आप सच में फ्री एंड फेयर कह सकते हैं, क्योंकि 2008 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो 2014 की बात कर लीजिए, 18 या फिर 2024 की बात कर लीजिए, सभी में क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया गया था। कभी ऑपोजिशन पार्टीज ने चुनाव को बॉयकॉट कर दिया, तो कभी हसीना ने खुद ही ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में ठूस दिया। वैसे इस बार भी शेख हसीना की अवामी लीग को इन चुनाव से दूर रखा गया है, लेकिन इस बात का बांग्लादेश में कोई खास विरोध हमें नहीं दिखा, क्योंकि कोई भी वहां शेख हसीना और उनके पार्टी के कुकर्मों को, उनके टॉर्चर को, जो दिक्कतें आई थी, उसको भूला कोई नहीं है। 16 साल से हसीना की डिक्टेटोरियल रेजिम सहने के बाद जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश की आवाम, खासतौर पर उनके जो स्टूडेंट्स हैं, वो सड़क पर उतर आते हैं। इसकी जो लपटें होती हैं इस रेवोल्यूशन की, इतनी तेज होती हैं कि हसीना को सरकार और देश छोड़ना पड़ता है। हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश को बीते 18 महीनों से नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार गवर्न कर रही है और कईयों का यह मानना था कि यूनिस की सरकार यह मैसिव कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम, साथ ही साथ पीसफुल चुनाव नहीं करवा पाएगी और बांग्लादेश एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथों निकल जाएगा या फिर से आर्मी का वहां डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा। अब इन चुनाव के बाद फाइनली देश की कमान फिर से एक डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट के पास गई है। लेकिन क्या यह सरकार बांग्लादेश को सच में एक नए डेमोक्रेटिक दौर में ले जा पाएगी? क्या यह क्रांति और नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बांग्लादेश की दूसरी आजादी साबित हो पाएगी, या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट फैक्शंस बांग्लादेश में शरिया लॉ लागू करवाने में कामयाब हो जाएंगे, देश को एक्सट्रीमिज्म की तरफ ढकेलने में सफल हो जाएंगे? क्या नए बांग्लादेश में माइनॉरिटी सेफ रहेंगे, हिंदू सेफ रहेंगे? क्या इसमें महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा? क्या यह नए बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन जैसे इकोनॉमिक प्रेशर से डील करने की ताकत है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या बांग्लादेश की नई सरकार अगस्त 2024 में हुए स्टूडेंट रेवोल्यूशन के एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाएगी, या फिर जो इतने लोग मारे गए, जो उनकी शहादत है, वो एक इनकंप्लीट रेवोल्यूशन का हिस्सा बनकर रह जाएगी? जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने डिक्टेटरशिप के खिलाफ अपनी आवाज उठाई तो देशभक्त पर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, क्योंकि हम कहीं भी डिक्टेटरशिप के खिलाफ हैं इस चैनल पर, देशभक्त पर। जब बांग्लादेश में कट्टरपंथी और एंटी हिंदू हेट बढ़ा तो हमने उसे भी यहां दर्शाया। आज जब बांग्लादेश एक नई सुबह, एक नई आजादी का अनुभव कर रहा है, तो हमारे तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, लेकिन साथ ही साथ चौकस रहने की भी सलाह, कहीं सारा किया कराए पर पानी ना फिर जाए। सबसे पहले ताजा खबर और आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। 350 सीट वाली बांग्लादेश संसद में 299 सीट्स पर वोटिंग हुई। वैसे तो वोटिंग 300 सीट पर होनी चाहिए थी, लेकिन एक सीट में कैंडिडेट के मारे जाने के बाद वहां इलेक्शन कैंसिल करवाना पड़ा। यह एक इंस्टेंस ऑफ वायलेंस है जिसके बारे में हमें पता है। इसके अलावा बाकी जो 50 सीट्स हैं उनमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होता है। उन सीट्स का एलोकेशन सभी पार्टी के वोट शेयर के हिसाब से निकाला जाता है।
है। अभी तक जो कंफर्म नतीजे आए हैं उसके मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 210 सीट्स पर जीत हासिल की है। 2/3 बहुमत अब वो पा चुकी है संसद के अंदर। दूसरी तरफ हार्डलाइनर जमाते इस्लामी ने 68 सीट्स पर जीत हासिल की है। अब तक का उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन की माने तो इस बार वोटर टर्नआउट लगभग 60% था, जो कि 2024 के 42% से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्शन सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ है, लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, विच इज गुड न्यूज। शेख हसीना सालों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ही नहीं लेकिन डिक्टेटर रानी बनकर भी वहां बैठी थी। उनके एब्सेंस में हुए इस चुनाव में फिर मेन एक्टर्स कौन थे? सबसे पहले आते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर तारिक रहमान पर। तारिक फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल जियाउर रहमान और उनकी पत्नी एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया के बेटे हैं। बीते 17 सालों से रहमान लंदन में एग्जाइल में जी रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस रेजिम थी, अरेस्ट हुए थे, टॉर्चर हुए थे, फिर उन्हें देश से निकाल दिया गया था। अभी 2 महीने पहले, इतने सालों बाद वो बांग्लादेश वापस आते हैं और अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, काफी दिलचस्प हिस्ट्री है इनकी, लेकिन उससे पहले बाकी एक्टर्स पर भी एक नजर डाल देते हैं। बीएनपी के अगेंस्ट चुनाव में 11 पार्टी की एक कोalition खड़ी हुई, जिसमें जमाते इस्लामी उसे लीड कर रही थी। जमात का ट्रैक रिकॉर्ड बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बड़ा ही सस्पिशियस और कंट्रोवर्शियल रहा है। कहा जाता है कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के समय जमात पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया हुआ था और उसने मुक्ति बाहिनी के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा था। जमात के लोगों पर पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर अपनी ही आवाम पर जुल्म करने के इल्जाम लगते आए हैं, लेकिन फिर भी आजाद बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में उसे एक्टिव रहने की इजाजत दी गई थी। जमात का ओरिजिनल गोल था बांग्लादेश में इस्लामिक लॉ और शरिया लागू करना। इन्हीं सभी कारणों से वो सालों से, दशकों से आम लोगों के बीच में उतने पॉपुलर नहीं हो पाए हैं। तो इस बार 68 सीट्स जो जमात का अभी तक बेस्ट इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रहा है, वो क्यों हुआ? अब 1991 में वो सिर्फ 18 सीट जीत पाती है। इस बार की सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस के पीछे जमात का हार्डलाइनर होना नहीं है, उसका रीब्रांडिंग एक्सरसाइज का कमाल है। माना जाता है कि जमात के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर 2024 की अपराइजिंग में बहुत एक्टिव थे, तो इसके वजह से उसे प्लस पॉइंट्स मिले। इलेक्शन से कुछ महीने पहले से भी जमात ने अपनी हार्डलाइनर इस्लामिक नैरेटिव छोड़कर प्रोग्रेसिव लिबर्टी की बात की है। फाइट अगेंस्ट करप्शन को अपना सेंट्रल इलेक्टोरल थीम बनाया है, धर्म नहीं, शरिया नहीं। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर के महीने में जमात ने नई नवेली बनी पार्टी नेशनल सिटीजंस पार्टी को भी अपने अलायंस में शामिल कर लिया। अब यह नई पार्टी दरअसल 2024 में क्रांति से निकले स्टूडेंट लीडर्स ने बनाई थी, बांग्लादेश के यूथ के सामने एक तीसरा ऑल्टरनेटिव रखने के लिए। इस पार्टी के साथ जमात ने एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट कर लिया और 30 सीटों पर इन नए कैंडिडेट्स, इस नई पार्टी को खड़ा कर दिया, जिनमें 5 से 6 नए जो लीडर्स हैं वो जीत भी गए। खैर, इतनी व्हाइट वॉशिंग करने के बाद जमात के नेता जो लीडर हैं शफीकुर रहमान अपनी पार्टी के लिए सीट्स तो ले आए, लेकिन उनकी पार्टी को लेकर जो सस्पिशंस लोगों में है, उनके मन में है, खासतौर पर महिलाओं के मन में है, वो अभी तक पूरी तरीके से गई नहीं है और इसकी वजह भी जमात खुद ही है। अब देखिए, एक इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद जमात ने हिंदू कैंडिडेट्स तक को टिकट दिया है, तो इसका मतलब है कि वो अपना इलेक्टोरल व्यू थोड़ा ब्रॉड कर सकती है, हिंदू कैंडिडेट्स भी खड़ा कर सकती है। लेकिन बांग्लादेश में इस बात को लेकर काफी मलाल है कि एक भी महिला कैंडिडेट को इन्होंने टिकट तक नहीं दिया, जीतने की बात तो दूर है। फिर इलेक्शन से ठीक पहले इनके लीडर्स इंटरनेशनल प्रेस में जाकर महिलाओं के वर्किंग आवर्स कम करने की बात कर देते हैं, जिससे कि वो घर में ज्यादा टाइम बिता पाए। अब जिस देश में 44% वर्कफोर्स विमेन हो, विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स भारत से भी कई गुना ज्यादा हो, वहां के नेतागण अगर महिलाओं को घर बैठने की बात देंगे, हिदायत देंगे, तो शक तो बनेगा ही ना। बीएनपी और जमात के अलावा इन चुनाव में तीसरा बड़ा एक्टर था आवामी लीग। हालांकि उसे पॉलिटिकल प्रोसेस से अभी बैन करके रखा गया है, लेकिन जानकार यह बताते हैं कि इलेक्शन से ठीक पहले तक भी उनके लीडर्स एज इंडिपेंडेंट्स लड़ने की सोच रहे थे। इंटरिम सरकार से कुछ बातचीत भी चल रही थी इसको लेकर। जो लोग जिनका शेख हसीना के क्राइम्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनकी छवि बिल्कुल क्लीन है, उन्हें एज इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स खड़ा करने की बात हो रही थी। लेकिन शायद यह आइडिया भारत में ले रही शेख हसीना को पसंद नहीं आया और बात को यहीं रफा दफा कर दिया गया कि आवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं बनेगी, क्योंकि हसीना कह रही है कि यह जो चुनाव है यह एक केयरफुली प्लान्ड फार्स है, यानी सोचा समझा नाटक है और रिजल्ट्स को कैंसिल आप कर दीजिए, उनकी यह मांग है।
लगता है हसीना अभी भी अपने कमबैक के सपने देख रही है इंडिया में बैठे बैठे। खैर, उनका कमबैक हो या ना हो, बांग्लादेश में उन्हीं के देश में एटलीस्ट उनके राइवल फैक्शन का जबरदस्त कमबैक हुआ है, और वो भी विदाउट एनी खून खराबा। एंड ये बहुत बड़ा पॉइंट है। शेख हसीना के करियर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल राइवल खालिदा जिया की पार्टी उनके बेटे के लीडरशिप में आज बांग्लादेश में कमबैक कर चुकी है। पिछले साल अपनी मां के निधन के बाद तारिक रहमान ने पार्टी की कमान संभाली, और बहुत हद तक अब बांग्लादेश में जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन है वो पूरा हो पाएगा या नहीं, बांग्लादेश एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा या नहीं, हिंदू सेफ रहेंगे या नहीं, ये इन पर निर्भर करेगा। 17 साल के राजनीतिक वनवास के बाद 25 दिसंबर को वो लंदन से ढाका आते हैं। उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बीएनपी के सपोर्टर्स की भीड़ उमड़ पड़ती है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल वैक्यूम बनता है, उसमें बीएनपी खुद को एक एंटी अथॉरिटेरियन फोर्स के रूप में प्रोजेक्ट करती है, और इस ग्राउंडवर्क के सबसे बड़े बेनिफिशियरी बनते हैं खुद तारिक। याद रखिए, ये एक तरीके का रिवेंज भी है, क्योंकि तारिक को हसीना की सरकार ने देश से बाहर निकाल दिया था। आज 17 साल बाद एक सॉर्ट ऑफ रिवेंज भी उन्हें मिल रहा है। वापस आते ही तारिक ने कैंपेनिंग में वो जुट गए थे। कैंपेन के दौरान तारिक ने इंक्लूसिविटी की बात की थी, एक पोलराइज्ड लैंडस्केप में कम्युनल हार्मनी की बात की थी, और अपने पिता जनरल जियाउर रहमान के लिबरेशन वॉर की लेगेसी को बार बार हाईलाइट किया था। ठीक जैसे बाय द वे जो शेख हसीना अपने पिता मुजीबुर रहमान की लेगेसी को भी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते आई थी इतने सालों से। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो तारिक खुद ही एक टेक्नोक्रेटिक रिफॉर्मर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। उनके पॉलिसी प्रपोजल्स काफी एम्बिशियस हैं। 12,000 माइल के कनाल खुदवाना, हर साल 50 मिलियन पेड़ लगवाना, ढाका में पोल्यूशन से निपटने के लिए 50 से ज्यादा ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगवाना, माइग्रेंट वर्कफोर्स के लिए टेक्निकल कॉलेजेस अपग्रेड करना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ पार्टनरशिप करके हेल्थ केयर बर्डन को कम करना। उनका खुद का मानना है कि अगर वो इस अपने ग्रैंड स्कीम प्लान में 30% भी इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो उनके देश के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स भी रियलिटी है। इकोनॉमिक फ्रंट पर नई सरकार को 8.5% इन्फ्लेशन को टैकल करना होगा, जो साउथ एशिया का अभी सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है बांग्लादेश में। इसी के साथ साथ एक कमजोर करेंसी है, घटता फॉरेक्स रिजर्व है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, 13% की हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, स्ट्रक्चरल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस हैं। अब रहमान मेजॉरिटी के साथ तो सरकार में आए हैं, बीएनपी के तो ताबड़तोड़ मेजॉरिटी है, और मेजॉरिटी का मतलब है कि रहमान को फैसले लेने में आसानी होगी, अड़चने नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका दामन भी तो कंप्लीटली साफ नहीं है। तारिक पे खुद ही करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइबरी, यहां तक कि ग्रेनेड अटैक कंस्पिरेसी तक के चार्जेस हैं। बांग्लादेश में कुछ साल पहले तक उन्हें खंबा तारीख भी बोला जाता था, क्योंकि उन पर इल्जाम यह था कि बिजली के खंभों की प्रोक्योरमेंट में भी उन्होंने घपलेबाजी की थी। 2001 से 2006 के बीच में जब बीएनपी की पिछली सरकार बनी थी तो खालिदा जिया के साथ तारिक उसी तरीके से सरकार चलाया करते थे जैसे इमरजेंसी के दौर पर इंदिरा गांधी और संजय गांधी सरकार चलाया करते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की माने तो बीएनपी की पिछली सरकार दुनिया भर में सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स मोस्ट करप्ट कंट्री उन्होंने बनाकर छोड़ा था। टेरर ग्रुप्स को शरण देने की वजह से भारत के साथ भी उस सरकार के संबंध अच्छे नहीं रहे थे। उस वक्त लीक्ड यूएस डिप्लोमेटिक केबल्स में तारिक रहमान को सिंबल ऑफ क्लेप्टोक्रेसी और डार्क प्रिंस के टैग्स भी दिए गए थे। हालांकि इनमें से कई जो आरोप हैं बाद में कोर्ट में क्वॉश हो गए, पॉलिटिकल इन नेचर पाए गए, सबूत नहीं मिले। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में एक डर अभी भी बैठा हुआ है, चाहे वो इलेक्शन में सही जीत लेकर आए हो, लेकिन अभी इंप्लीमेंटेशन होगा या नहीं ये देखने वाली बात है। इसीलिए तारिक की विक्ट्री जितनी होपफुल दिखती है उतनी कॉशनरी भी है। एक तरफ वो पोस्ट रेवोल्यूशन डिप्लोमेटिक रीसेट का चेहरा बनकर उभर कर आए हैं, और दूसरी तरफ हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि वो खुद भी उसी डायनेस्टिक एंटाइटलमेंट और करप्शन की लेगेसी के साथ भी आते हैं, जिसकी वजह से हसीना सरकार को भी बाहर निकाला गया था। तो लोगों को रहमान से बहुत उम्मीदें तो हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल की बात ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल की बात लीजिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात ले लीजिए, इन 3 पैरामीटर्स पर उन्हें जल्द से जल्द डिलीवर करना होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए 180 दिन का टाइम लिमिट है, जिसमें उन्हें जो ये टाइम लिमिट बैलेट में लॉक करके उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है।
जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था, बल्कि चुनाव एक पब्लिक रेफरेंडम भी था जुलाई चार्टर पर। जुलाई चार्टर दरअसल 2024 के स्टूडेंट अपराइजिंग के बाद इंटरिम गवर्नमेंट और 30 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक समझौता था, जो पुराने ऑटोक्रेटिक सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। इस चार्टर में नई सरकार के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लागू करने की बात करता है, जिससे इस नई सरकार को शपथ लेने के अंदर अंदर 180 दिन के अंदर अंदर इसे लागू करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई द नेक्स्ट 180 डेज इज वेरी क्रूशियल। इस चुनाव में लगभग 65% से ज्यादा लोगों ने नए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पर हां की मोहर लगाई, यस की वोट दिया। ऑल्दो सिंपल 51% से भी काम चल जाता, लेकिन 65% वोट यह दिखाता है कि लोग कितने परेशान हैं प्रेजेंट सिस्टम से और वो चेंज चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो अब हमें बांग्लादेश में दिखने वाला है वो यह है कि उसके संसद को यूनिकैमरल से बाई कैमरल बना दिया जाएगा। मतलब अब भारत और यूएस की तरह बांग्लादेश में भी सदन के 2 चेंबर्स होंगे। इसमें 350 मेंबर जातीय संसद है, लोकसभा आप कह लीजिए। उसके अलावा अब एक नया 100 मेंबर अपर हाउस बनाया जाएगा, राज्यसभा बनाया जाएगा, जिसमें सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बांटी जाएंगी। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के लिए भी टर्म लिमिट्स फिक्स कर दिए गए हैं। अब कोई भी शख्स 10 साल या कह लीजिए 2 टर्म से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अमेरिका में भी ऐसा होता है, अमेंडमेंट करके अमेरिका में ऐसा किया गया था। वैसे भारत में भी ऐसा करना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर बताइए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे एडिटर, तू अरेस्ट करवा के ही छोड़ेगा। काम पर बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ा चेंज है आर्टिकल 70, नहीं 370 नहीं, आर्टिकल 70 जिसे रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि एमपीज अब सदन में आकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो वोट दे सकते हैं। उस पर्टिकुलर बिल से अगर वो सहमत ना हो तो उसके खिलाफ भी वोट दे सकते हैं, और ऐसा करने से उनकी सीट नहीं जाएगी, उन्हें बेदखल नहीं कर दिया जाएगा। ऐसा करने के पीछे जो मंशा वो है कि इंडिविजुअल एमपीज को और पावरफुल बना दो, और बांग्लादेश जिससे फिर से एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप ना बन पाए, जो एक लीडर है वो हिदायत दे कि तुम मेरे लिए ही वोट करो। रेफरेंडम के जरिए केयर टेकर गवर्नमेंट का जो सिस्टम चला आया है बांग्लादेश में, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया है। अब ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश में इलेक्शंस हमेशा से ही एक न्यूट्रल बॉडी कंडक्ट करती है। बांग्लादेश ने देख लिया है कि कैसे इलेक्शन कमीशन दलाली कर सकती है, सरकार की बात मान सकती है। तो उसका यह कहना है कि अब हर बार इलेक्शन से पहले एक केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले सत्ता संभालेगी, और इलेक्शंस और चुनाव फिर पीसफुली वो करवाएगी। लेकिन इसी के साथ साथ बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो पुराने कोर वैल्यूज जैसे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की जगह अब रिलीजियस फ्रीडम, सोशल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी जैसे वैल्यूज, उस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। इसके अलावा अब जुडिशरी को भी बिल्कुल आजाद कर दिया गया है। जजेस को प्रधानमंत्री अपॉइंट नहीं कर पाएंगे, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन के पास यह हक होगा। यूथ प्रोटेस्टर्स की डिमांड पर इंटरनेट सर्विस और डेटा प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट्स में शामिल कर दिया गया है, ताकि डिजिटल सर्वेलेंस कम से कम रहे। आपको हैरानी होगी यह बात जानकर कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा डिजिटल सर्वेलेंस करता है, सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन करता है, और बेसिक राइट्स तो आप छोड़ दीजिए। अब अगले 180 दिन तक नए पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म काउंसिल की तरह काम करेगी, और इन सारे बदलाव को कानूनी रूप में लाया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सिर्फ पेपर पर ही रह जाएंगे, या बांग्लादेश के लोग इस बार अपनी आजादी को एक्टिवली प्रोटेक्ट करने में सफल रहेंगे और फिर से फोर्स यूज नहीं करना पड़ेगा। 2024 की क्रांति बस एक शुरुआत शायद थी। अगर बांग्लादेश को सच में उन शहीदों के बलिदान को सार्थक बनाना है, तो उन्हें हर रोज खुद ही की चुनी सरकार पर नजर रखना होगा, ताकि वो सारे जो बदलाव हैं वो पूरी तरीके से लोगों तक पहुंच पाए, पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो। और यहां एक बहुत जरूरी बात जो मेंशन करनी जरूरी है, और वो है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमने इस बात को यहां कवर किया था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के समय स्टूडेंट्स ने हिंदुओं को वहां प्रोटेक्ट किया था, जब वो अंडर अटैक आए थे, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया था। लेकिन यह भी सच है कि एक्सट्रीमिज्म बांग्लादेश में बढ़ रहा है। अब उसको स्पेस दिया जाएगा, उसको ऑक्सीजन दिया जाएगा। अब हसीना पर आप हजार सवाल कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीमिज्म को एट बे रखा था हसीना ने। क्या तारिक रहमान की सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, खासकर कि तब जब जमात सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है? क्या जमात प्रोग्रेसिव रिफॉर्म की तरफ जाएगी, या जमात फिर से रिलीजियस कंजर्वेटिज्म की तरफ जाएगी? ये देखने वाली बात है। और ऑफ कोर्स द एलिफेंट इन द रूम, भारत देश के साथ रिलेशन कैसे होंगे।
बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन इसकी पहल भारत देश को करना पड़ेगा। भारत को यह समझना पड़ेगा कि हमें बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना है, बांग्लादेश के लोगों के साथ रिलेशन बनाने हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी के साथ तार जोड़ने हैं। अभी तक जो हमारी पॉलिसी थी कि बांग्लादेश में अपना एक प्रॉक्सी बैठाओ, बांग्लादेश में एक शेख हसीना को बैठाओ, वो फॉरेन पॉलिसी जो थी वो काफी डिजास्टर साबित हो चुकी है। यही फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज भारत देश को और भारतवासियों को इतना हेट किया जाता है, खासकर कि भारत सरकार को। मैं ये चाहूंगा कि ये जो नई सरकार है, अब ऑलरेडी नई सरकार ने पहली पहल कर भी दी है। उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रेडिशन डिमांड करेगी वो शेख हसीना का। और इस बार मोदी सरकार ये नहीं कह सकती है कि हम इस सरकार को मानते ही नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो खुद टेलीफोन कर बात भी कर ली है नए प्रधानमंत्री जो होने वाले हैं, और उन्हें मुबारकबाद भी दे दी है। तो अब जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट एक्स्ट्रेडिशन डिमांड करेगी शेख हसीना का, तो मोदी सरकार क्या करेगी, इस बात पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि भारत और बांग्लादेश के अब रिलेशंस कैसे बनने वाले हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से गोदी मीडिया ने जहर भरा है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की वजह से बांग्लादेश को एक पंचिंग बैग बनाया गया है, उसे रोकने की दरकार है। फिर ही शायद कुछ रिलेशनशिप इंप्रूव हो पाएंगे। जाने से पहले मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूंगा, सटायर एंड रिडिक्यूल। ये एक किताब है जो बांग्लादेश में पब्लिश हुई है, जिसमें इतने सारे कार्टून्स शामिल हैं, और जो प्रोटेस्ट कार्टून्स हैं जो पूरे स्टूडेंट रेवोल्यूशन के समय आए थे, इंक्लूडिंग ऐसे ऐसे कार्टून्स जहां बच्चे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जिनके पिता खुद पुलिस में हैं, और वो बच्चे पुलिस की गोलियों में ही मारे गए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एक सेंस ऑफ रिवोल्ट है। सटायर के थ्रू जो ऑपरेशन हो रहा है उसके खिलाफ जो आवाज उठाई है, मैं यही चाहूंगा कि इतना बड़ा एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन हुआ था, अब बीएनपी सरकार के ऊपर है कि इस रेवोल्यूशन को वो पूरा करे, आधा अधूरा ना छोड़े। 180 दिनों में ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान, जो कि शायद पूरे एशिया में एक एग्जाम्पल बन जाएगा, जैसे डिजिटल राइट्स, जैसे प्रिवेसी एज अ राइट, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए और बाकी पूरे एशिया के डेमोक्रेसीज के लिए।